मैं जिन लोगों के साथ हूँ वो भी अहले हिंदुस्तान है, वो अलग नहीं है, वो भी हमारे हिंदुस्तान की पार्टी है। अगर आप उनको यहाँ की पार्टी नहीं समझते हैं तब आप मुझ पे इल्जाम लगाइए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं किसी अगर दूसरे देश की पार्टी में जाके कुछ कन्वेंसिंग करती, हैरानी की बात तो तब होती है। तो मेरे मुल्क की पार्टी है, मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने भाई बंधु हैं। मुझे जो नेता सही लगा, मुझे जो नेता मुअज्जब लगा, मैंने आज तक ओवैसी साहब की, असद साहब की जबान से कभी कुछ मैंने गलत सुना ही नहीं, ना बदजबानी करते हुए, ना उनका अखलाक, उनकी तमीज, उनकी तहजीब। लोग जो सोचते होंगे, हम जो देखते हैं हम तो वही बात करेंगे। इसलिए मैंने जाना जरूरी समझा कि जहां सब जाने से कतराए वहां जाना जरूरी है। कहीं ना कहीं कोई तो पहल करेगा, कोई तो कदम उठाएगा। इसलिए ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। तो बस हमें मिलजुल के रहना है और उस सियासतदान को चुनना है जो लाशों की सियासत ना करता हो, जो हम लोगों को आपस में ना बांटता हो और जो वाकई हमारा हमदर्द हो। सीमांचल में लगातार हम लोग लगे हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं और लगातार राजनेताओं की बातें, राजनेताओं के वार पलटवार और उनकी बाइट्स आपके सामने ला रहे हैं। लेकिन आज का वीडियो कुछ अलग है, क्योंकि आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप देखकर बखूबी समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिसने शुरू से लेकर आज तक एक लंबे अरसे से आप देख रहे हैं कि उर्दू ज़बान की जो वकालत की है और उर्दू ज़बान को लेकर जिस तरह से, चाहे वो एकता को लेकर हो या किसी भी मुद्दे को लेकर लगातार जो सबसे पहले और ज़बरदस्त तरीके से आवाज़ उठाती है, वो मैम हमारे साथ है, मैम लता है। लगातार हम देख रहे हैं कि फील्ड में घूम रही हैं, सीमांचल में खासकर लोगों के बीच जाकर एक मैसेज दे रही हैं। किसके पक्ष में वो मैसेज दे रही हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर आज बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आदाब, शुक्रिया। सीमांचल में आने का सबसे बड़ा कारण क्या है, और वो भी जब चुनाव का समय हो, चुनाव का वक्त चल रहा हो? जी देखिए, इसलिए कि सीमांचल के बारे में बहुत सुना था और आज अपनी आंखों से देख भी लिया। जो भी जितने भी इंटीरियर एरियाज वगैरह हैं वहाँ पे डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि, और जिस तरह की सियासत इन दिनों हो रही है, तो मुझे लगा कि जाके कुछ पैगाम दिया जाए और वहाँ की हालत को अपनी आंखों से देखा जाए, और अगर लगेगा कि वाकई सही है बोलना तो फिर बोलूंगी, वरना मैंने सोचा था कि अगर बोलना सही नहीं लगेगा तो शायद ना भी बोलूं। जी, अगर ऐसा मौका ना मिला तो आप साइलेंट वापस चले जाती हैं? हाँ, नहीं, फिर मैं दूसरे अंदाज में बात करती, फिर मैं बोलती, फिर चाहे किसी भी पार्टी के लिए हो। लेकिन ये कि जो हकीकत है, जो हक बात है, वो बोलने की आदत भी और मैं बोलती भी। जी, वैसे भी चूंकि आज तक हम आपको लाइव देखते थे और अब देखा हमने आपको एक ऐसी पार्टी के बैनर के नीचे या एक ऐसी पार्टी का मैसेज देते हुए जिसको अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बीच से जो छवि ओवैसी साहब की बनी है उसको लेकर अब किंतु परंतु सामने नहीं आता है जी। लेकिन आश्चर्य हुआ जब मैंने आपको देखा कि आप ऐसी पार्टी का संदेश दे रही हैं जिसको लेकर लगातार बड़ी बातें होती हैं और कहते हैं कि एकता और भाईचारे के दुश्मन है ओवैसी साहब। इस तरह की बातें सामने आती हैं, आप कैसे सोचती हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि मैंने हमेशा कभी लोगों की एक तो परवाह नहीं की। मुझे जो लगा मैंने वही कहा, और जो मुझे हक बात लगी, जहां मैंने जाना चाहा मैं वहीं गई। इल्जामात तो मुझ पे उर्दू को लेकर भी लगे, मुशायरों को लेकर भी लगे, और ये भी लगे कि मैं इस्लाम और मुसलमानों की बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, पैरवी करती हूँ। तो यहाँ भी मेरा आने का मकसद एक पैगाम देना था, क्योंकि मुशायरा मेरे लिए सिर्फ जरिया नहीं है स्टेज पे आने का या अपनी पब्लिसिटी का। मुझे हमेशा से लगता रहा है कि अगर उसका कुछ कर्म है और उसने कोई जरिया बनाया तो हम मोहब्बत का पैगाम यहाँ पे दें। और इस बात को मैंने महसूस किया कि कुछ जो दूसरी पार्टी से, जब उनमें हर मजहब के लोग हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जाके बात उठा के ये साबित क्यों ना करूं कि मैं जिन लोगों के साथ हूँ वो भी अहले हिंदुस्तान है, वो अलग नहीं है, वो भी हमारे हिंदुस्तान की पार्टी है। अगर आप उनको यहाँ की पार्टी नहीं समझते हैं तब आप मुझ पे इल्जाम लगाइए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं किसी अगर दूसरे देश की पार्टी में जाके कुछ कन्वेंसिंग करती, हैरानी की बात तो तब होती है। तो मेरे मुल्क की पार्टी है, मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने भाई बंधु हैं। मुझे जो नेता सही लगा, मुझे जो नेता मुअज्जब लगा,
का मैंने आज तक ओवैसी साहब की, असद साहब की जबान से कभी कुछ मैंने गलत सुना ही नहीं, ना बदजबानी करते हुए, ना उनका अखलाक, उनकी तमीज, उनकी तहजीब। लोग जो सोचते होंगे, हम जो देखते हैं हम तो वही बात करेंगे। इसलिए मैंने जाना जरूरी समझा कि जहां सब जाने से कतराए वहां जाना जरूरी है। कहीं ना कहीं कोई तो पहल करेगा, कोई तो कदम उठाएगा, इसलिए जी। जैसे हम देख रहे हैं कि तमाम पार्टियां एक साथ आकर, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, और ऐसे में ओवैसी साहब अकेले चुनाव लड़ रहे हैं दो छोटी पार्टी को साथ में लेकर, तो ऐसे में उनका सफर जो है जनता के अकॉर्डिंग या उन पार्टियों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इनका जो सफर है वो बड़ा कठिन है जी। और इस कठिन दौर में जब सत्ता पक्ष या फिर सत्ता के विपक्ष में आप हो, ऐसे में आपने तीसरा रास्ता जो चुना है, ये क्या सच्चाई उधर नहीं होती है जो आप इधर आए? नहीं, ऐसा नहीं है कि सच्चाई उधर नहीं होती। हर इंसान में खूबियां और ऐब होते हैं और हर पार्टी की अपनी खूबियां, अपने ऐब भी होते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैंने शिद्दत से महसूस किया, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक माँ अगर कोई बच्चा जख्मी है तो पहले उस पे मरहम लगाएगी, बाद में पूछेगी। तो मैंने महसूस किया कि उन लोगों के साथ तो पूरा है, मतलब लश्कर है, पूरा का पूरा लश्कर। मजा तो तब है जब आप उस शख्स के बारे में बोलें जो अकेले ही लड़ रहा है और जो सच पे कायम रहता है, जो हक बात को लेकर लड़ता है। उसके रास्ते में मुश्किलात आती हैं, इसलिए मुझे लगा भीड़ में जाना मुझे पसंद नहीं है, पहली बात तो। और अगर ऐसा ही होता तो मैं सियासत में जा सकती थी, कभी भी जा सकती थी। मैंने अभी भी कहा कि सियासत में जाना मेरा मकसद नहीं है, मुझे बस सच बात कहना, हक बात कहना और मैसेज देना, मोहब्बत, यकजहती का पैगाम देना मुझे पसंद आता है, इसलिए मैं यहाँ पे आई जी। क्या संदेश आप दे रहे हैं? जैसे मंच पे आप पहुंच रहे हैं, जनता आपके सामने होती है, आपको सुनने के लिए आती है, और वैसे भी आप चूंकि बड़ी मशहूर मारूफ, मैंने कहा, हालांकि सामने कहते हैं कि मुंह पे कहना तो तारीफ करना सही नहीं होता, लेकिन जो हकीकत है वो मुझे कहना है कि आप इतनी मशहूर है और फिर जैसे आप जाती है तो जाहिर सी बात है उन लोगों तक आप क्या संदेश दे रही हैं जो भीड़ इकट्ठा होती है आपके जाने से पहले? हाँ, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ आज यहाँ पे मुशायरा सुनने के लिए मत ज़हनियत के साथ आप आइए, या सिर्फ मुझे सुनने के लिए ना आइए, बल्कि आप लोगों को सच और झूठ में फैसला करना है। आपका अपना कौन है, अपना पराया कौन है, आपके कौन काम आ सकता है, आपको उसमें फैसला करना है, ये समझाने के लिए। और ये भी उनको मुतमईन करने के लिए कि अगर मैं यहाँ पे आई तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा तो असर पड़ता होगा उन पे, कि अगर मैं यहाँ पे आई हूँ तो जो जैसे खातून भी बैठी हैं तो ना से जिसमें बोलते हैं ना कि अगर आप इतना सा भी अगर कुछ सुधार कर दो, जैसे मान लीजिए समाज में अगर गंदगी फैली है, आप पूरा तो नहीं साफ कर सकते, लेकिन अगर थोड़ी सी भी सफाई कर दें तो थोड़ा सा आपको जिसको बोलते हैं ना एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मुझे यही आया कि मैं उन लोगों को समझाने जाऊं कि मौके बार बार नहीं आते और आपको आजमाना चाहिए। आपने जिस चीज को आजमाया हुआ है उसको क्या आजमाना, जिसको ना आजमाया है एक बार वो भी आजमाने का हुनर आना चाहिए और वो हौसला होना चाहिए। ये मैं उन लोगों को बोलने के लिए आई थी जी। शायरी के मद्देनजर या शायरी को लेकर आप देश नहीं विदेश तक आपका दौरा हुआ है, आप जगह जगह बड़े बड़े मंचों से आपने सुनाया है। मैं समझता हूँ कि सीमांचल के एरिया में आप पहली बार आई हैं शायद, मुझे जो लगता है। नहीं, मुशायरों में तो मैं आई हूँ, बिहार के मुशायरों में पहले भी आई हूँ, पूर्णिया, बेगूसराय और आगे मैं कहीं गई हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज्यादा इंटीरियर जो है वो मैं शायद पहली मर्तबा आई हूँ, जहाँ पे एक परिंदा भी नहीं दिखाई दिया बहुत बहुत दूर तक, जहाँ पे बहुत रोड्स नहीं है और लोगों की जिंदगी बस वहीं तक महदूद है। लोगों को पता ही नहीं कि बाहर की जिंदगी क्या होती है। तो हाँ, यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। इसके अलावा और क्या कुछ नया देखा इधर आकर? क्योंकि बेगूसराय हो या पूर्णिया हो, शहर टाइप हो गया, बड़े रौनक मिलती है, लेकिन जैसे आप एकदम बैकवर्ड इलाके में आप पहुंचिए। हाँ। इसके अलावा रोड्स वगैरह के अलावा और क्या चीज आपको नई सीखने को मिली या देखने को मिली? नहीं, बाकी तो देखिए सब जैसा है वैसा ही होता है, जो हंगामा जैसा होता है इलेक्शन में वो भी सब वैसा ही होता है। मुझे अफसोस हुआ देख के सीमांचल की जो हालत है, अंदर जाके बहुत तकलीफ हुई देख के कि ये इन बच्चों में से कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, कोई बहुत ऊंचा मकाम पा सकता है, कोई लड़की निकल के सुनीता विलियम्स तक बन सकती है, लेकिन वहां तक ना हॉस्पिटल है ना स्कूल्स हैं। आप उनको मतलब अगर कोई तालीम
नहीं दे रहे हैं या आप आज की दुनिया से नहीं जोड़ रहे हैं, तो आप यूथ से क्या उम्मीद करते हैं कि ये कल का भविष्य है या देश का भविष्य है? तो मुझे तो अफसोस ज्यादा हुआ। और मैं जैसा कि कह रही हूँ कि मैं कोई यहाँ पे घूमने के मकसद से नहीं आई थी कि मैं उस हिसाब से जज करूँ किसी चीज को कि मुझे कैसा महसूस हुआ। मैं दूसरे नजरिए से आई थी। और मैं अभी भी कहना चाहूंगी कि जो भी नेता बने, जो भी जीते, वो कम से कम इन सीमांचल के जो ये दूर दराज के जो एरिया हैं, ये जो अंदर के जो एरियाज है, वहां पे कम से कम हॉस्पिटल्स और स्कूल्स तो कम से कम बनाए और रोड्स तो कम से बनाए। वो लोग कैसे जिंदगी जीते हैं, अब हम लोगों को ही जाने में जब इतनी तकलीफ हो गई, तो सोचिए कि वो लोग कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये मेरी गुजारिश है हर सियासतदान से। राजनीति में जैसे जाते हैं, किसी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, तो बहुत सारी चीजें सुनने को आती है, लेकिन ओवैसी साहब को जब आपने पहली बार देखे थे या उनके बारे में कोई बात पता चली थी, वो क्या था और अब जैसे बहुत करीब आप लोग हैं, तो उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है? नहीं, देखिए, मैंने तो उनको पहले भी टीवी वगैरह पे ही देखा था और मैंने उनकी तकरीरें सुनी हैं और उनकी स्पीचेस जो भी मैंने सुनी है, उनको बोलते हुए सुना है। तो वो तो जाहिर सी बात है, इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं करेगा कि वो जिस तरीके से बोलते हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, नो डाउट। तो उनका बोलना, उनकी शख्सियत ने बहुत मुतासिर किया था। एक इंसान देख के जेन्युइन लगता है कि हाँ, ये इंसान सही है। और जैसे अभी की बात है, फिर लोगों से उनके बारे में पूछ के, हैदराबाद भी इतनी मर्तबा मेरा जाना होता है। मेरी आदत है कि मैं लोगों से गुफ्तगू करती रहती हूँ, डिस्कशन करती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। तो लोगों की उनके बारे में राय, वो भी मुझे सब सुन के अच्छा लगा। और जहां तक बात है कि इतने करीब नहीं, उनसे सलाम दुआ ही है, मतलब रूबरू कभी बातचीत भी नहीं हुई। आप यकीन जानिए, यहाँ भी 4 दिन से हैं, तो ना कोई मुलाकात हुई ना बातचीत हुई। हाँ, लेकिन हाँ, मैं उनकी सोच के करीब जरूर हूँ और उनकी पार्टी की जो नीयत है और जो मकसद है उसके करीब जरूर हूँ। जी हाँ। जैसे आप मंचों पे जा रही हैं, तो अपने दर्शकों के लिए हम आपसे चाहते हैं कि कुछ लाइनें सुनाई जाए जो आजकल आप सुना रही हैं मंचों से। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, इल्जामात लगते रहते हैं मुझे, बल्कि कई लोगों ने बोला कि हम लोग भी वैसे कहना चाहते हैं जैसा आप कहती हैं, लेकिन हमें डर लगता है कि हमें हिंदी मंचों से हटा दिया जाएगा या हम पे इल्जाम लगाए जाएंगे। तो मैंने हमेशा कहा कि खौफ केवल उसका रखो, रोजी रोटी देने वाला वो है। और यही सोच के मैं यहाँ भी आई कि इल्जाम तो मुझ पे बहुत लगे हैं और इल्जाम तो अभी भी लगेंगे। लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहेंगे कि वहाँ क्यों गई वो भी है। तो आप खौफ मत खाइए और आप सच का साथ दीजिए, उस पर यकीन कीजिए और जो ये मानिए कि हम लोगों को आपस में जोड़ना है। हम दूसरे पे उम्मीद करते रहे कि वो हमको आके जोड़ेगा, वो नहीं, हमको अपने आप में कोई जो है पहल करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने कदम बढ़ाया इस तरफ आने के लिए, मेरे पास, मेरी तो फ्रेंड्स भी हैं दूसरी पार्टीज में, जिसको बोलते हैं, वो कहती भी कि आ जाओ, बोलते अच्छा हो तो कोई अच्छी पोस्ट दिलवा देंगे, कर देंगे। तो मैंने पहले ही हमेशा कहा है कि ये कोई मकसद नहीं रहा। तो अच्छी पोस्ट पाना, अच्छी शोहरत और दौलत, ये सब पाना मेरा मकसद नहीं है। और मैं यहाँ पे आई हूँ, एक चैलेंज आपको हर उसमें करना चाहिए। और आज के दौर में मोहब्बत और यकजहती से बढ़ के चैलेंज कुछ भी नहीं है, सच बोलने से बढ़कर चैलेंज कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहूंगी, मैंने बहुत पहले कहा था कि काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। तो बस हमें मिलजुल के रहना है और उस सियासतदान को चुनना है जो लाशों की सियासत ना करता हो, जो हम लोगों को आपस में ना बांटता हो और जो वाकई हमारा हमदर्द हो। मौजूदा दौर की राजनीति को लेकर या जो हमारे देश में स्थिति बनी हुई है, उसके ऊपर भी कुछ लाइन हो जाए। हाँ, मुझे ये कहना है कि देखिए, सियासत तो सियासत होती है और हर मुल्क की सियासत में होता ही है। आप जाहिर सी बात है कि आप अलग अलग पार्टीज के हैं, तो आप एक दूसरे की मुखालफत तो करेंगे, खिलाफ बोलेंगे, लेकिन एक लिमिट होती है बोलने की। आप एक सलीके से बोलिए, बात बेसलीका हो मगर बात करने का सलीका तो हो। तो बस हमारे यहाँ ये है कि उस सीमा को क्रॉस कर दिया गया है, जो जायज नहीं है वो बोला जाता है,
जो मतलब कानूनन भी गलत है वो बोला जाता है, और ऐसा ऐसा बोला जाता है कि कभी कभी आपको सुनकर यकीन नहीं होता कि ये हमारे रहबर हैं, ये हमारे नेता हैं। तो ठीक है, आप बोलिए, जीतने के लिए आप जाहिर सी बात है अपनी बात रखेंगे ही। तो आज की सियासत और कुछ ना करे, कम से कम दो ही अगर काम कर दे कि अपनी जबान पे अच्छा काबू रखे और कम से कम हमें आपस में बांटे नहीं, नफरत की राजनीति ना करे, तो मेरे ख्याल से वो भी काफी होगा आज के दौर में। ये इसी को शायरी के अंदाज में कहने के लिए बोल रहा हूँ आपसे। हाँ, इसको मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, मजहब की है ना जात की, ना हैसियत की है, सबसे बड़ी बिरादरी इंसानियत की है। दुनिया में जात धर्म का हर और सिलसिला ये धर्म की नहीं, ये खता जहनियत की है। और सियासत के लिए तो ये हो गया कि धर्म की कुछ, जात की कुछ, हैसियत की सरहदें, धर्म की कुछ, जात की कुछ, हैसियत की सरहदें, आदमियत की जमीन पर कैसी कैसी सरहदें। धर्म की कुछ, जात की कुछ, हैसियत की सरहदें, आदमियत की जमीन पर कैसी कैसी सरहदें। और मुल्क को तो बांट ले लेकिन ये सोचा है कभी, मुल्क को तो बांट ले लेकिन ये सोचा है कभी, दिल को कैसे बांट सकती हैं सियासी सरहदें, दिल को कैसे बांट सकती हैं सियासी सरहदें। और मेरा ये भी कहना है, मैं मोहब्बत की पुजारन, आपने पूछा ना मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैं मोहब्बत की पुजारन, वो है नफरत का असीर। मैं मोहब्बत की पुजारन, वो है नफरत का असीर। मेरी अपनी मुश्किलें हैं, उसकी अपनी सरहदें, मेरी अपनी मुश्किलें हैं, उसकी अपनी सरहदें। एक और शायरी जो लगातार हम सुनते हैं जब भी आपको YouTube पर देखते हैं, तो जिसमें आपने अपना नाम जोड़ा हुआ है कि लता हया, और जैसे वो शब्द जो कॉम्बिनेशन आपने अपने नाम का बनाया है, वो वाली शायरी एक बार और सुना दीजिए। वो उर्दू और हिंदी को मिला के जो आप कहती हैं, हाँ, जिसके लिए कई बार आपकी आलोचना हुई है। वो तवील नज्म है, और नहीं बल्कि आलोचना की वजह से मैंने वो नज्म लिखी है, और ये हकीकत है। और ये नज्म में भी सियासत है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि मेरी परवरिश उर्दू मंचों पे हुई है। मैं उर्दू मंचों से हिंदी मंचों पे आई हूँ, मुझे शुरू से ही बहुत उर्दू जबान ने मुतासिर किया है। और फिर ये हुआ कि जब मैं कवि सम्मेलनों के मंच पे गई तो मुझे ये कहा गया कि तुम मतलब हिंदू होके ये एक दूसरी उर्दू जबान की पैरवी करती हो, वहां पे जाती हो। कोशिश की गई कि यहाँ से हटाया जाए, इन मंचों से वहां ले जाया जाए, और जब मैं नहीं मानी तब ये हुआ कि मेरा नाम कटवाना शुरू हुआ, मुझे बायकॉट किया गया। आप भी देखिए, आज हिंदी मंचों पे मतलब सामीन बुलाते हैं, दर्शक बुलाते हैं, तो मैं जाती हूँ, वरना जो जिनके हाथों में ये सब है वो नाम काटने की बहुत कोशिश करते हैं। तो ये इल्जाम लगता है कि ये तो उर्दू वाली है। और यही नहीं कि मैं सिर्फ हिंदी वालों पे इल्जाम लगाऊं, उर्दू मंचों से भी हुआ। उर्दू मंचों ने ये बोला कि ये तो हिंदी वाली है, इसको क्यों इतना लोग वो कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि हमारी उर्दू मंचों पे सियासत नहीं होती, बहुत मुखालफत हुई है और मेरे खिलाफ बहुत बोला गया, बल्कि बहुत मेरे ख्याल से 90% जो है शोरा ने बोला है, बड़े बड़े नामवर शोरा ने भी बोला है। तब मैंने ये बात कहने की कोशिश की, अगर मैं कुछ मजहब की बात करती हूँ या मैं कोई जबान की बात करती हूँ तो उर्दू मंचों से होता है, ये बताएंगी हमें, ये सिखाएंगी हमें। तब ये जाके ये नज्म हुई, जिसमें बात जरूर, नाम जरूर मेरा है, लेकिन हिंदी और उर्दू की बात है और सियासत है इससे पूरी तरीके से। तो मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर हिंदी सी माई है, उधर उर्दू सी खाला है, उधर हिंदी सी माई है, इधर उर्दू सी खाला है। मगर जो पालता है हक जरा ज्यादा जताता है,
इसी वजह मेरा उर्दू से एक गहरा सा नाता है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। मेरी गजलों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है, यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है, मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है, भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है, मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रात का 1 बजने वाला है और इस समय दिन भर की थकान और वो सब चीज़ें एक तरफ साइड में रखकर मैम ने एक बार फिर से रात के 1 बजे मुशायरा यहाँ भी स्टार्ट करा दिया। हालांकि मुशायरे में होता है कि रात को 1-1 बजे तक चलता है, लेकिन चुनाव का समय है तो 10 बजे से पहले ही सब प्रोग्राम्स खत्म हो जाते हैं। 4 बजे तक चलता था। हाँ चलता, लेकिन चुनाव का समय है, इसी बीच 1 बजे मुशायरा हो रहा, तो बड़ी खुशी की बात है आप लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका।